हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केयर योर हेड हेयर। अपने सर के बालों की कैसे देखभाल करें, कैसे सुरक्षा करें, इस बाल से संबंधित जो ज्ञान है, इस पर जो रिसर्च हुआ है, कुछ रिसर्च भी हम आपके साथ इसमें शेयर करेंगे। कुछ बाल से संबंधी जो मान्यता है उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाल है क्या। तो बाल एक तरह का प्रोटीन है जिसको हम अल्फ़ा केरोटीन प्रोटीन बोलते हैं। तो अल्फ़ा केरोटीन प्रोटीन का ये बाल बना हुआ होता है और इसे प्रकृति ने हमें हमारी खोपड़ी को सुरक्षा करने के लिए दिया है। स्तनधारियों के सिर पर या शरीर पर बाल रहता है। बाल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिर पर ही हो, ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति इसको काँख में, शरीर पर, स्किन पर, आँख पर, अनेक रूप में इसको कहीं न कहीं ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जा सकता है बाल को। और स्तनधारियों का एक गुण है उसके शरीर पर बाल होना। अब आइए इसके इतिहास की चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि स्तनधारियों के शरीर पर बाल 300 मिलियन वर्ष पहले आया। तो स्तनधारियों का यह गुण है। कई बार हम यह अनुभव कर सकते हैं कि बाल हमारे सुंदरता में वृद्धि करता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार केश विन्यास 16 कलाओं में से एक है। तो जैसे अंग सज्जा, रूप सज्जा, मज्जा, इस तरह का जो विन्यास सब जो 16 जो श्रृंगार होता है उसमें एक केश विन्यास भी है। तो आइए अब इस पर कुछ जो मान्यता हैं, कुछ बातें हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि अब यही कारण है कि आप देखते हैं कि आदमी जब उम्र के साथ साथ भी जब केश उजला हो जाता है तो केश रंगने की व्यवस्था है। लेकिन केश से जुड़ी हुई ऐसा नहीं है। केश विन्यास के अलावा केश उन्मोचन भी है, मुंडन भी है और विग बनाने का, केश बेचने का, केश को सुंदर बनाने की इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ की है। तो एक तरफ जिनको बाल है उसको किसी संस्कृति में मुंडन का महत्व है। खास करके हिंदू संस्कृति में कुछ खास देवस्थल हैं, वहाँ पर मुंडन की व्यवस्था है और वो बाल को रख लिया जाता है और उसका कारोबार समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों रुपया में। विग बनाने का कारोबार जो है सो लाखों करोड़ों रुपया का है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि बाल का कितना महत्व है। अब बाल का वैसे बहुत सारा टाइप सब, लेकिन मुख्यतया बाल दो तरह के होते हैं कि घुंघरीला बाल है और एक होता है जो सीधा बाल होता है, वो होता है। अब बाल का रंग काला या भूरा क्यों होता है? तो इसके लिए ख़ास तरह का हेयर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हेयर फॉलिकल में बनते हैं और बाल को प्राकृतिक रूप से ब्राउन या माने ब्लैक बनाते हैं। लेकिन आप इसमें आप जिज्ञासा कर सकते हैं कि कुछ बाल उजले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ लाल टाइप के होते हैं, कुछ पीले जैसे होते हैं। तो इसमें सब में जो स्वस्थ बाल का या तो वो काला होना चाहिए या भूरा होना चाहिए। और बाल के रंग में जो वेरिएशन आता है उसको हम अगर केमिकली व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं उसमें जो पिगमेंट का मात्रा है उसमें वेरिएशन है। अब बाल कहाँ कहाँ पाया जाता है इस पर भी विवेचना कर लें तो बाल तलहथी, तलवा और ओठ के अलावा त्वचा के बाहरी भाग में कहीं भी उग सकता है। तो बहुत तरह के बाल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बाल को देखते हैं कि ये घुंघरीला बाल है और मतलब सीधा बाल है। और घुंघरीला बाल में भी आप देखेंगे कि जो हबशी, निग्रो, अफ्रीकन होते हैं उनका बाल कुछ ज़्यादा ही घना होता है, मतलब घुंघरीला होता है। और हमारे यहाँ जो मतलब एशिया महाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप में जब हम बाल की बात करें तो उसका बाल उतना घुंघरीला वैसा नहीं होता है। अब बाल के विकिपीडिया को अगर हम अध्ययन करें तो
एंड्रे वाल्कर का हेयर टाइपिंग सिस्टम है, उसमें उसको जो बांटा है स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर, कर्ली हेयर, किंकी हेयर, इस हिसाब से इसको बांटा है। लेकिन अगर मतलब सामान्य ढंग से हम समझें तो 2 भाग में हम बाल को बांट सकते हैं, घुंघरीला और सीधा। और मतलब उपयोगिता की बात करें तो हम बोल सकते हैं यह कुछ स्तनधारियों में संबंधित अंग को सुरक्षा देता है, तो कभी कैमोफ्लेज या थर्मल रेगुलेशन में भी शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में भी भूमिका अदा करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि को बोलते हैं कि बाल में जान होता है, को बोलते हैं कि बाल में जान होता है, लेकिन अगर आप अनुसंधान करें, अन्वेषण करें तो आप पाएंगे कि बाल में स्पर्श करने पर मस्तिष्क को स्पर्श की अनुभूति होती है। बाल मस्तिष्क के न्यूरॉन से जुड़ा होता है। यही कारण है कि बहुत अधिक तनावग्रस्त व्यक्ति का बाल कई बार जल्द पक जाता है, सफ़ेद हो जाता है। अब रूस के महान नेता हुए लेनिन, उनके बारे में कहा जाता है, लेनिन के बारे में, कि वो अपने देश को लेकर एक बार गंभीर चिंता से ग्रस्त हुए, बहुत गंभीर चिंतित हुए, और इतना चिंतित हुए कि एक ही रात में उनका बाल सफ़ेद हो गया। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा तनावग्रस्त होना का क्या असर होता है। और इसके अलावा हर एक चीज़ का असर होता है बाल पर। आप स्वस्थ हैं या प्रसन्न हैं, या कौन सा तेल लगाते हैं, या आपका खान पान कैसा है, या प्राकृतिक वातावरण में हैं या पोल्यूशन में हैं, तो सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे बाल पर पड़ता है। अब बाल से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, रोचक तथ्य हैं, उस सब का भी हम चर्चा करेंगे। कई बार तो बड़े बड़े महापुरुष के बाल का भी महत्व बहुत अधिक दिया जाता है। अब एक मतलब चर्चा है, एक तथ्य है कि एक कश्मीर, भारत के कश्मीर राज्य में एक जगह है हजरत बल दरगाह, जहाँ एक बार आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहाँ पर मोहम्मद साहब का एक बाल को बहुत सुरक्षित रखा गया है, जिसे बहुत ही पवित्र ढंग से सुरक्षित रखा गया है। और इस एक बाल के कारण ही पूरे भारत और पूरे विश्व में, दुनिया में ये हजरत बल दरगाह प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से बाल अगर महापुरुष से जुड़े हुए हों तो उसका भी एक आयाम है। कई बार क्वेश्चन उठता है कि भगवान का मोछ दाढ़ी में क्यों नहीं दिखाया जाता है, और मतलब जो एक मूर्ति भगवान बुद्ध का जो कि सिर पर जो बाल है खास मूर्ति के रूप में क्यों दिखाया गया है। उसके अलावा जब भगवान बुद्ध के प्रतिमा में कई बार जब मतलब बाल युक्त दिखाया गया है, तो बौद्ध भिक्षु सब बाल क्यों उन्मोचन करवा लेते हैं या मतलब मुंडन करवा लेते हैं। तो ये सारे बात अनुसंधान के विषय हैं, इस पर अलग अलग मान्यता है। लेकिन आइए कुछ बाल से जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं उस पर चर्चा करते हैं। दुनिया में सबसे लंबा बाल वाला जो आदमी है वो चीन का है, उसका नाम है शी चिनपिंग। तो शी चिनपिंग के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाल है, सबसे बड़े लंबे बाल वाली वो महिला है। तो उसके बाल की लंबाई है 5.627 मीटर, 18 फीट। 8 मई 2014 को 13 वर्ष की उम्र में उसका बाल को ये मतलब लंबाई प्राप्त हुई। 1973 ईस्वी से वो अपने बाल को बढ़ा रही है, अभी तक बाल को उसने नहीं कटवाया है। इसके अलावा स्वस्थ बाल अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर मतलब आप देखेंगे कि बाल उलझा नहीं है, बाल दो मुँहा नहीं हुआ है, बाल का प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं हुआ है, आपके बाल अच्छे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बाल होता है वो स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे की निशानी है। तो स्वस्थ बाल को हम कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। उसके बाद कई बार सिर के बाल को मुड़वाना सज़ा के रूप में प्रचलन में रहा है कि जब कोई ऐसा अपराध करता है या कोई ऐसा दुर्दांत अपराधी हो, उसके द्वारा जो किया गया कुकृत्य है, तो इसके एवज में बाल मुड़वाने की बात कही जाती है। भारत में अभी भी होता है
कोई ऐसा चोर पकड़ाया या कोई ऐसा जो सामाजिक मान्यता के खिलाफ कोई ऐसा काम किया गया तो उसको सिर के बाल को मुड़ा करके उसको सज़ा दी जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई धर्म में महिलाओं को अपने बाल ढक कर रखने की परंपरा है। इस मुसलमान में या मतलब यहूदी में या फिर सिख में समुदाय में, और सिख समुदाय में तो बाल का बहुत ही अधिक महत्व है। सिख समुदाय में आजीवन बाल रखने तथा बाल को नहीं कटवाने की परंपरा है और उसमें उनकी प्रतिष्ठा भी है पगड़ी। उसमें जो 5 गो अनिवार्य चीज़ जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है, केस, कृपान, कटार, कंघी और ये कड़ा, तो उसमें एक बाल भी है। अब हिंदुओं के कई ऐसे तीर्थ हैं जहाँ बालों का मुंडन करवाना बहुत शुभ है। जगन्नाथ जी हों या तिरुपति बालाजी हों तो भगवान को अर्पित किया जाता है। वहाँ ये भाव है कि हम अपना जो अहंकार है हम समर्पित हो गए भगवान के चरण में, अपना बाल को अर्पित कर दिए। तो कई जगह ऐसा है जहाँ महिलाएं भी अपना मुंडन करवा लेती हैं। अब जो साहित्य सब है उसमें भी बाल को बहुत महत्व दिया गया है। कई कविताओं में महिलाओं के बाल को सुंदरता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। अब बहुत सारे गंजे व्यक्ति प्रतिदिन अपने बाल ही को छील लेते हैं, तो कुछ धार्मिक आधार पर छीलते हैं। अब जैसे मतलब यूपी के अभी वर्तमान में जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, तो वो जो 4 दिन पर 5 दिन पर बाल का मुंडन करवाते रहते हैं। अब उसके बाद कई बार हम देख सकते हैं कि पुरुष को महिला का केश विन्यास अच्छा लगता है और महिला को पुरुष का केश विन्यास। आप देखेंगे कि किरण बेदी तरह की जो महिला सब पुरुष स्टाइल में बाल रखी जो अभी भी रख रही हैं, वहीं हम देखेंगे कि कुछ पुरुष लंबे लंबे बाल सब रखते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कई बार पुरुष को महिला का केश विन्यास अच्छा लगता है तो कई बार महिला को पुरुष का केश विन्यास अच्छा लगता है। वैसे ये सुविधा की भी गणित है कि अगर बाल लंबा रहा तो उसके रख रखाव में ज़्यादा व्यवधान होगा, ज़्यादा परेशानी होगी। वहीं बाल अगर छोटा हो तो परेशानी कम होगी। अब एक विवेचन करते हैं बाल के झड़ने पर। सामान्य ढंग से 40 से 70 बाल प्रतिदिन झड़ना एक सामान्य घटना है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर 80 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हों तो असामान्य स्थिति है। ये संकेत देता है कि आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है, या डॉक्टरी भाषा में कहें तो एलोप्सिया हैज़ बिगन। हम कह सकते हैं कि एलोप्सिया की शुरुआत हो गई है। और बाल के बारे में कहा जाता है कि सामान्यतया बाल 1000 दिन तक बढ़ते रहता है। अब किसी भी प्रकार के से अगर बालों का क्षय हो या गंजापन विकसित हो तो डॉक्टरी की भाषा में उसको एलोप्सिया कहते हैं, एलोपेशिया कहते हैं। तो अब एलोपेशिया के हिसाब से उसका भी वर्गीकरण सब है। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं बालों के बीमारी के बारे में कि बालों में बीमारी कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें अगर जेनेटिकली आपका बाल झड़ रहा है, आपके परिवार में ये हिस्ट्री है कि आपके परिवार में लोग गंजे हो रहे हैं और आप में भी ये गुण डेवलप हो गया है, जबकि कुछ ऐसा कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आता है। तो इस हिसाब से एलोपेशिया भी कई तरह के होते हैं। एरिएटा एलोपेशिया, एलोपेशिया टोटेलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, प्रीमेच्योर। तो इस हिसाब से एलोपेशिया के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो बाल का प्रमुख बीमारी सब है उसमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, मतलब समय से पहले बाल का पक जाना, या डेंड्रफ जिसको हम रूसी कहते हैं, या फिर बाल का एक्जिमा हो सकता है, या फिर एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या मतलब सोराइसिस हो सकता है। तो इस तरह ये सब प्रमुख बीमारी हैं जो बाल में यदा कदा होते रहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब होम्योपैथी में और आयुर्वेद में भी
बाल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे इलाज की व्यवस्था है। और सबसे मेरा ऐसा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मानना है, सबसे खराब इलाज इसका एलोपैथ में है, जो जिसमें कि हार्मोनल मेडिसिन सब दे करके कई बार बहुत ही लोगों को परेशानी में डाल दिया जाता है। अब या मतलब उसमें जो बाल ट्रांसप्लांटेशन है, तो कई एक में आप देखेंगे कि ये सक्सेस भी है, लेकिन कई एक के लिए आजीवन एक सर दर्द का कारण हो जाता है। कुछ बहुत कम ही सही, लेकिन कई मामले में ऐसा देखा गया है गंभीर रूप से वो प्रभावित करता है। आइए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, कि अगर मतलब बाल पतला हो रहा हो तो आप नेट्रम्यूर 1 अगर 15 दिन पर दीजिए, या अन्य दवाओं के साथ दे रहे हैं तो इसको संडे टू संडे साप्ताहिक चला सकते हैं। इसके अलावा मतलब अगर बाल पतला हो तो बाल को घना करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे एसिड फॉस, जेबोरेंडी, वाइजेबडेनम। तो अब इसको देना कैसे है, तो नेट्रम्यूर अगर मतलब इन सारे दवाओं के साथ दे रहे हैं तो एसिड फॉस को आप सुबह में दीजिए, जेबोरेंडी को दोपहर में, वाइजेबडेनम को आप दीजिए शाम में। उसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा बाल दोमुहा हो जाता है। बाल ठीक है, जब उसको निकलता है बाल तो देखें कि बाल 2 शाखा में विभाजित हो गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स। तो बोरेक्स 30 पावर में सुबह शाम लेने से बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि कई बार जो है युवा आदमी का भी बाल पकने लग जाता है, इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग। तो इसके लिए दवाई है एसिड फॉस, लाइकोपोडियम और थेराडिनम। तो उचित, लेकिन ये दवाई सबका प्रयोग उचित जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में करना चाहिए, नहीं तो ये लोग कई बार लोग कहते हैं कि होम्योपैथी ही तो है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। कई बार होम्योपैथी का भी मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई बार जो गंभीर बीमारी जैसे टाइफाइड हो गया, या मतलब लंबा फीवर है, या एंटीबायोटिक लिया गया, या मतलब कैंसर जैसे बीमारी में कीमोथेरेपी हुआ, तो उसके बाद बाल झड़ जाता है, तो उसके लिए अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन मतलब बहुत प्रचलित दवा में है एसिड फॉस है। उसके अलावा हम देखेंगे कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं का जब बाल झड़ता है तो उसके लिए हम कार्बोवेज देते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि गर्भाधारण के बाद जो मतलब सल्फर के मतलब गर्भधारण के बाद जो बाल झड़ने लगता है, तो उसमें हम सल्फर 30 एक दिन दिए, 3 दिन के बाद फिर कैलकेरिया कार्ब, और फिर 3 दिन के बाद अगर लाइकोपोडियम दें तो कई बार बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये सब डीप दवाओं के श्रेणी में है, डीप एक्टिंग दवा के श्रेणी में है तीनों ही। तो इसको कुशल जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में लेना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार बाल एकदम ड्राई है, सूखा सूखा रूखा बाल है, और आदमी पिल सा है, उसके शरीर में भोजन नहीं लग रहा है, कितना भी अच्छा खा पी रहा है फिर भी उसका शरीर नहीं बन रहा है, और उसका बाल सूखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम साइलेसिया 30 देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि रूसी और हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते मतलब बाल झड़ रहा है, तो उस केस में हम नेट्रम्यूर 30 और थायराडिनम 30 देते हैं। और यहाँ भी ये सब दवाएं इतना पावरफुल हैं और डीप एक्टिंग हैं कि हर एक वीडियो के शुरू में मैं बोल देता हूँ कि ये जो वीडियो भी अभी हम दवा का चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपना इलाज स्वयं नहीं करें, और मतलब इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो फिर बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये आपको जो बाल सूखा है, बेजान है, और शरीर भी कुपोषित जैसा लग रहा है, तो उस लिहाज से दवा होती है साइलेसिया। उसके अलावा जो रूसी है और हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम नेट्रम्यूर देते हैं। अगर उजला सा रूसी है तो उजले रूसी में हम दवाई देते हैं काली म्यूर। पीला रूसी है तो उसमें दवाई देते हैं काली सल्फ। तो ये दवाई सब मतलब चला सकते हैं, ये दवाई सब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई बार तो आप नेट्रम्यूर, काली म्यूर और काली सल्फ जैसी दवा
एक साथ ही मिला सकते हैं। अगर इसको बायोकेमिक में पोटेंसी में दें तो नेट्रियम्यूर 3x, कालीम्यूर 3x और मतलब काली सल्फ 3x, इसको प्रत्येक में से 3-3 टेबलेट अगर हम 1 कप गर्म पानी में डाल दें और उसको चाय के तरह लें तो उसका हम सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि मतलब अगर गुच्छा में बाल झड़ रहा है तो गुच्छा के रूप में बाल झड़ने पर बहुत ही अच्छी दवा है फास्फोरस, लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग दवा है, इसको कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही लेना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि पैच के रूप में बाल झड़ रहा है, देखेंगे कि पूरा चकता चकता के रूप में बाल ख़त्म हो गया है, तो उस कंडीशन में हम सिफ्लिनम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है बाल में, तो उस हिसाब से दवाई बनता है बेसिलिनम। उसके अलावा मतलब खोपड़ी में, स्कल्प में पपड़ी जैसा जम गया है और सिर में खुजली होती है, तो उसके लिए दवा है मेजोरियम। तो मेजोरियम 30 पावर में अगर सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद करके हम दें तो पपड़ी बनने की जो समस्या है बाल में, उससे निजात पाया जा सकता है। साथ ही पपड़ी के साथ साथ जो बाल झड़ने की समस्या हो तो उसमें भी बहुत लाभ पहुंचा सकता है। तो मेजोरियम को आप देख सकते हैं कि उसको मतलब दांत दर्द, उसके अलावा लंबी हड्डी में दर्द, उसके अलावा शरीर में खुजली, खुजलाते खुजलाते खून आ जाना, इसके साथ साथ सर पर जो सर है उस पर पपड़ी जैसा पड़ जाना, तो इस लक्षण में हम मेजोरियम दे सकते हैं। बहुत ही लाभदायक दवा साबित हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे सिर में बहुत अधिक खुजली है, साथ ही गठिया वातरस से भी सफ़र कर रहा है पेशेंट और पेट के बल से सोता है, और अगर गुस्सा है तो उसको बहुत गुस्सा देखेंगे आप, और प्यार है तो बहुत अधिक प्यार है, मूडियल टाइप का जिसको हम आदमी बोलते हैं। तो उस तरह के आदमी का जो सिर का मतलब बाल क्षय हो रहा हो और बाल में बहुत अधिक खुजली हो तो उसमें दवाई होता है मेडोरिनम। लेकिन मेडोरिनम जैसी दवाएं कम प्रयोग में लानी चाहिए 1 mg पावर में। इसको हम 1 सप्ताह पर या मतलब 15 दिन पर एक खुराक दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाल बहुत कमज़ोर हो गया है और आदमी भी कमज़ोरी अनुभव कर रहा है और गर्मी से उसकी परेशानी बढ़ जाती है, तो उसके लिए दवा होगी एसिड फ्लोरिक। उसके अलावा हम देखते हैं कि PCOD या थायराइड से ग्रसित महिला है तो उसके लिए दवाई होगा ग्रेफाइटिस। इसके अलावा ये गाइडिंग सिम्टम्स है कि बाल के जड़ से गीला स्राव और चिपचिपा स्राव होता है और बाल के जड़ में एक्जिमा भी पाया जा सकता है, तो उसके लिए दवाई होगा ग्रेफाइटिस। उसके अलावा बाल का जड़ में सूखा एक्जिमा हो तो उसके लिए दवाई होगा सोरिनम। इसके अलावा हम और भी दवा सब है, जैसे कुछ पेटेंट सब भी बहुत अच्छा पेटेंट सब है, जैसे मतलब R89 हो गया, AC-4 हो गया, स्केल्पटन हो गया, या फिर BNT का शैम्पू हो गया, या मतलब बाल में जब खुजली हो तो ग्रेफाइटिस ऑयल से बहुत अधिक फ़ायदा करने वाली दवा है। और प्रचलित दवाई में SBL का मोन्टेना हेयर ऑयल है, प्रचलित शैम्पू सब में कॉमन है SBL का शैम्पू, और मतलब 5 हाउस जैसी दवाएँ भी बहुत अधिक फ़ायदा करती हैं। और इसके अलावा कुछ हम आपको बोनस के रूप में आनुषंगिक उपाय से बता रहे हैं, सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें है कि सिर के बाल को मुड़ा करके उसको हम अंडा फोड़ करके बाल पर लगाते हैं, जड़ में बाल को मुड़ा करके उस पर हम शहद लगाते हैं, या फिर मतलब पुरानी परंपरा रही है चिकनी मिट्टी से बाल को धोने की। फिर बाल को सूखा रखने की बात होती है कि बाल को हम ड्राई रखें, अगर उसमें डेंड्रफ सब या फंगल इन्फेक्शन होता है तो बाल को सूखा रखना चाहिए। बाल में बराबर कंघी करके उसमें जो रुस्सी है, जमड़ी है, उस सबको निकालना चाहिए।